ध्यान से सुने। राजस्थान का इतिहास इस सब्जेक्ट में आप विगत क्लास में चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश के तहत मैंने चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कल चर्चा की थी। चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे, कुछ मतों पर मैंने चर्चा की थी जिनको मैं कल बता चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक भाई, विस्तृत चर्चा हो गई थी। इसके बाद मैंने जो चौहान वंश की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनमें मैं एक शाखा को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था मैंने, और वो थी सांवर या अजमेर के चौहान, जो एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो चौहान ऑफ अजमेर सिलेबस में भी है, अजमेर के चौहान। इस ब्रांच के अंतर्गत मैंने चौहानों का आदि पुरुष का नाम भी बताया था, संस्थापक का नाम भी बताया था। संस्थापक कौन पढ़ा जाता है? वासुदेव। वासुदेव संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसने 551 ईस्वी में जांगल प्रदेश में स्थित सपाद लक्ष्य, सांवर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सपाद में चौहान वंश की नींव डाली थी। ठीक भाई, इस वासुदेव के संदर्भ में एक दो पॉइंट और बताए मैंने कि वासुदेव को बिजौलिया शिलालेख में सावर झील का निर्माता बताया गया है, और इसी वासुदेव ने शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये कल चर्चा हो गई थी। नेक्स्ट आपको बताएं, हम इन्हीं चौहान शासकों में वासुदेव का उत्तराधिकारी होता है दुर्लभ राज। कौन होता है? दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज का पुत्र होता है गुबक फर्स्ट। देखो, अगर हम देखें तो राजस्थान का जो इतिहास है निश्चित रूप से मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास समृद्ध है, लेकिन राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है वो इतना समृद्ध नहीं है, उसकी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वही आपसे शेयर की जाती हैं। प्रारंभिक दौर में जो शासक बनते हैं चौहान वंश में, उनमें हम केवल महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक दौर में कुछ इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए उनके ही हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनको ही यहाँ पढ़ते हैं। बाकी की प्रमुख रूप से जो शासक आते हैं, चाहे वो अजय राज हो, चाहे वो अर्डोराज हो, चाहे विग्रहराज चतुर्थ हो, चाहे पृथ्वीराज तृतीय हो, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त भी करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत भी करते हैं। तो अभी हम केवल सामान्य जानकारी के तहत देखेंगे। वासुदेव का उत्तराधिकारी दुर्लभ राज हुआ, और दुर्लभ राज का पुत्र हुआ गुबक फर्स्ट। कौन हुआ? इसके बारे में ये पढ़ने को मिलता है कि चौहान शासक गुबक फर्स्ट ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? हर्षनाथ मंदिर। ठीक भाई, वैसे आपको कला संस्कृति के तहत, जब आपको संस्कृति के तहत लोक देवियां पढ़ाई जाएंगी तो उस समय जीण माता का भी उल्लेख होगा, हर्ष का भी उल्लेख किया जाएगा। उस समय मैं इसको विस्तृत रूप से और बताऊंगा, क्योंकि मैं इतिहास में इतना ज़्यादा इसके बारे में ना बताते हुए सीधा यही पॉइंट बता रहा हूं कि भाई इसने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, गुबक फर्स्ट जो है यह है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। किसका सामंत था? अर्थात ये लोग प्रतिहारों के सामंत के रूप में वर्क करते थे। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि गुबक फर्स्ट के समय निश्चित रूप से प्रतिहार शासक ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे इनसे ज्यादा, क्योंकि उनके सामंत के रूप में थे ये। ठीक भाई, तो हमने पढ़ा क्या? संस्थापक वासुदेव, वासुदेव का पौत्र कह सकते हो, या इसके उत्तराधिकारी दुर्लभ राज का पुत्र गुबक फर्स्ट, और गुबक फर्स्ट ने सीकर में क्या बनवाया? हर्षनाथ का मंदिर। नेक्स्ट, ये गुबक फर्स्ट जो था ये किस प्रतिहार शासक का सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन्हीं चौहान शासकों में एक नाम आता है चंदन राज। क्या नाम आता है? चंदन राज, जिसकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था? रुद्राणी। वास्तविक नाम था आत्मप्रभा। वास्तविक नाम क्या था? आत्मप्रभा। ये जो रुद्राणी थी, बताया जाता है कि यह योगिक क्रियाओं में निपुण थी,
यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। मैंने एक किताब में पढ़ा था, इस पर काल सर्प दोष भी था। ठीक, यह यौगिक क्रियाओं में निपुण थी और प्रतिदिन पुष्कर में भगवान शिव के समक्ष, हाँ जी, भगवान शिव के समक्ष 1000 दीपक जलाती थी। देखो, हमें इतनी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की बात करें तो सीधा सीधा हमारा कंटेंट निकल रहा है, क्वेश्चन निकल रहा है कि उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसकी पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। तो आंसर आता है चंदनराज। चंदनराज की उस पत्नी का नाम बताइए जो यौगिक क्रिया में निपुण थी, रुद्राणी। रुद्राणी का वास्तविक नाम क्या था? आत्मप्रभा। ठीक भाई, बहुत ही सरल है, जलाती थी। नेक्स्ट बात करें हम तो प्रमुख चौहान शासक जो निश्चित रूप से हमारे एग्जाम्स में बिलोंग करते हैं और क्वेश्चन भी उनसे बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रमुख चौहान शासकों में नाम आता है, एक नाम आता है अजयराज, एक नाम आता है अर्डोराज, एक आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसलदेव चौहान के नाम से भी जाना गया, और एक आता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा भी कहा गया। क्यों कहा गया इस पे तो चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये प्रमुख रूप से चौहान वंश के अंतर्गत, सांवर व अजमेर के चौहानों के अंतर्गत ये शासक पढ़े जाते हैं। इनके मध्य में, इनके बीच में भी जो आने वाले शासक होंगे उनका भी सामान्य उल्लेख कर दिया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यही पढ़े जाते हैं। हम विगत एग्जाम्स का सर्वे करें, अगर आरपीएससी एग्जाम्स का सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश क्वेश्चन इन दो शासकों से पूछे गए, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक भाई, अर्थात ये महत्वपूर्ण है, बस इतना कहूंगा। बाकी की क्रम से आप अब इन चौहान शासकों को पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले अजयराज। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अकॉर्डिंग इसका शासनकाल पढ़ा जाता है 1105 से 1133। ठीक, मैंने पहले ही कह दिया था, शासनकाल आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब या ग्रंथ अकादमी किताब के अकॉर्डिंग ही लिखाए जाएंगे। ठीक, अजयराज। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, इसका शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णकाल। एक मिनट, चौहान शासन का निर्माण काल कहलाता है। देखो, आप इसी चौहान वंश में और सांवर अजमेर के चौहानों के अंतर्गत ही ये भी प्रश्न पढ़ोगे कि किस चौहान शासक का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। वो आंसर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन निर्माण काल किसका कहलाता है? बिल्कुल, निर्माण काल कहलाता है किसका? अजयराज का। ठीक भाई, नेक्स्ट पॉइंट वर्क करते हैं। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया, अजमेर को राजधानी बनाया और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। देखो, अजय मेरू दुर्ग जिससे आप परिचित होंगे, निश्चित रूप से इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग हैं। एक तो बूंदी का किला जिसे तारागढ़ कहा जाता है क्योंकि निश्चित रूप से वो तारे के सदृश से दिखाई देता है जो पहाड़ी पर स्थित है। और इसे तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा।
कोई दिक्कत नहीं है जी। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपकी राजस्थान की कला के तहत एक टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत हम इसको विस्तार से बताएंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक भाई, अभी मैं इतिहास में ही कल्चर को एंट्री नहीं दूंगा, अलग से सेपरेट टॉपिक के तहत पढ़ाएंगे पूरा विस्तृत, इसके और भी कई सारे नाम वगैरह वगैरह। अब एक चीज बताएं मुझे, अजयमेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने। लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने, आपसे ही पूछ रहा हूं, बड़ा सरल है, अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी आंसर दे सकते हैं। कर्नल टोड ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माता किसे बताया है? कर्नल टोड ने। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान हो तो सेकंड ग्रेड 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि कुमारपाल प्रबंध के अकॉर्डिंग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था। तो इस प्रकार रेफरेंस में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो लगभग सभी अवगत होंगे। मैं पूछ रहा हूं, नोट डाल के इसको लिखूंगा, कर्नल टोड ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माता बताया। अब ये आपके लिए खाली स्थान है, आप बताएं किसने बताया? हाँ हाँ हाँ, क्या? नहीं जी नहीं, बताएं। बिल्कुल सही आंसर आपका, और वो आंसर है आपका अजयपाल। क्या है? अजयपाल। और ये 11वीं सदी, नहीं 7वीं सदी, अजयपाल 7वीं सदी। ठीक भाई, अब ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने बस इतना सा बताया, अजयमेरु दुर्ग का निर्माता कौन? अजयराज। लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है घुमा करके कि भाई कर्नल टोड के अकॉर्डिंग अजयमेरु दुर्ग का निर्माता कौन? तो आंसर बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? अजयपाल। अब देखो ये अंतर दिख रहा है नामों में, लेकिन आपको मैं बता दूं, इतिहासकार केसी श्रीवास्तव निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे इतिहासकार हुए। आप अगर देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की इनकी बहुत ही अच्छी किताब निकलती है, लगभग 1100 पेज से अधिक की होगी केसी श्रीवास्तव की। बहुत ही अच्छी किताब, ज्ञानवर्धक और विस्तृत उसमें पूरा अध्ययन दे रखा है। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव ने अजयराज व अजयपाल को एक ही शासक बताया है, और इस मत से कई लोग सहमत हैं, तभी केसी श्रीवास्तव इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। मैंने गोपीनाथ शर्मा की किताब पढ़ी, ठीक, गोपीनाथ शर्मा की किताब जो निश्चित रूप से राजस्थान का प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास की एक बेहतर किताब मानी जाती है। तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है उसमें, अध्यापन दे रखा है, बहुत ही अच्छा तुलनात्मक। उसमें भी यही चर्चा की गई है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि अजयपाल नाम से कोई राजा हुआ ही नहीं, अजयराज ही क्या था? अजयपाल। जिस बात का समर्थन कौन करते हैं? केसी श्रीवास्तव, कि अजयराज अजयपाल एक ही बात है जी, अलग नहीं है। ठीक भाई, इसीलिए इसका निर्माता किसे बताया गया है? अजयराज को। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल वे में क्वेश्चन आता है कि अजयमेरु दुर्ग का निर्माता कौन, तो सीधा आंसर अजयराज, अगर मगर कुछ नहीं, सीधा आंसर अजय। कर्नल टोड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आंसर में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अजय। कर लेंगे? चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने मतलब किसने? अजयराज ने। अजयराज ही पढ़ रहे हो आप। इसने अजय प्रिय दिरमस या अजय प्रिय द्रम्ब नाम से सिक्के चलाए।
क्या चलाए। अर्थात हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसने अपने नाम से सिक्के, अर्थात इसने अपने स्वयं के नाम से सिक्के चलाए। उन सिक्कों पर क्या लिखा होता था, एक तरफ अजय प्रिय धर्मस या अजय प्रिय ध्रम, धर्मस या ध्रम तो सिक्के की काइंड्स है, ठीक है, बाकी अजय अपना नाम लिखा हुआ था इस पर। नेक्स्ट बात करें तो इसने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमल देवी के नाम से भी ये चांदी के सिक्के थे, नाम से भी सिक्के चलाए। क्या चलाए, सिक्के। मैं आपको बता दूं, ये भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा कि इसने अपने और अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए थे। आई मीन एक तरफ इसका नाम लिखा होता था, एक तरफ इसकी पत्नी का नाम लिखा होता था। हम अलग वे में देखें तो इसने अपने नाम से भी सिक्के चलाए, जो किस नाम से, अजय प्रिय ध्रम या अजय प्रिय ध्रम नाम से, और इसने अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के चलाए। नेक्स्ट बात करें, सुनना आप लोग, इसके समय श्वेतांबर व दिगंबरों के मध्य वे शास्त्रार्थ, अर्थात श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म की ब्रांच हैं, जैन धर्म की शाखाएं हैं। दो काइंड्स आप पढ़ते हो जैन धर्म में, ठीक भाई। तो श्वेतांबर दिगंबर जो धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म में जो श्वेतांबर दिगंबर को मानने वाले थे, उनके मत क्या हुआ था, शास्त्रार्थ की इन्होंने अध्यक्षता की, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो था उसको स्वर्ण कलश भी गिफ्ट किया था, इन्होंने अध्यक्षता की, ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें हम तो 1133 ईस्वी में इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र अर्डोराज को सौंप दिया, और स्वयं सन्यासी वन पुष्कर चले गए। जहां आगे चल करके 1140 में इनकी मृत्यु हो जाती है, वो इशू नहीं है कि मृत्यु कब हुई, लेकिन यह है कि ये अपना राजपाट अपने जीवन काल में ही अपने छोरे को सौंप गए और यहां से चले गए। कहां चले गए, पुष्कर, क्या बनकर, सन्यासी बन। चलो हम इस पे और भी बात करें तो मैं आपको बता दूं, अजमेर नगर किसने बसाया, अजयराज ने, ठीक भाई। अजमेर दुर्ग अजयराज ने बनवाया, कर्नल टोड की बात अलग है जी। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बहुत ही सरल, जयानक ने, अब कौन सा ग्रंथ लिखा था जयानक ने, पृथ्वीराज विजय, ठीक। पृथ्वीराज विजय में, ध्यान से सुनना, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है। हाँ जी, आपको बता दें, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना की गई है स्वर्ग की इंद्रपुरी से। किससे की गई है, स्वर्ग की जो इंद्रपुरी है जिसमें इंद्र रहते हैं, यानी बहुत ही सुंदर और अच्छी होगी, तो उससे तुलना की गई है किसकी, अजमेर की। तो पृथ्वीराज विजय में, मैं ये पॉइंट भी नोट कर दूंगा भले ही, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है, इंद्रपुरी से। ये मैं नोट करा दूंगा अलग से आपको, ठीक भाई, अलग से नोट करा दूंगा। अगर हम, हाँ नोट करा दूंगा अलग से। तो अभी देखो, हमने देखा यहाँ महत्वपूर्ण रूप से अजयराज को पढ़ा, और अजयराज के संदर्भ में क्या पढ़ा, कितना सरल पढ़ा। पहले तो देखो, अजयराज के संदर्भ में पढ़ा कि भाई इसका शासनकाल चौहान शासन का निर्माण काल कहलाता है।
स्वर्णकाल किस बंदे का कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक, नेक्स्ट आपने देखा इसने अजमेर नगर बसाया, कब बसाया? 1113 में। अजमेर दुर्ग बनवाया, अजमेर को राजधानी बनाया। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो कर्नल टोड के अकॉर्डिंग अजमेर दुर्ग का निर्माता कौन? अजयपाल। और अजयपाल ने कब बनवाया? 7वीं सदी में। लेकिन अधिकांश इतिहासकार अजय राज और अजयपाल को एक ही मानते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? केसी श्रीवास्तव का। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पूछा जाता है तो नॉर्मल वे में आंसर अजय राज ही होता है। रेफरेंस यानी कर्नल टोड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आंसर क्या होता है? अजयपाल। नेक्स्ट हमने देखा इसमें कि इसने सिक्के चलाए, अपने नाम से सिक्के चलाए, अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के चलाए। ठीक भाई, इसके अलावा इसके समय में श्वेतांबर व दिगंबर जैन अनुयायी थे, उनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी इसी ने की थी। और बंदा 1133 में अपना सारा राजपाट अपने छोरे को देख करके क्या चला गया? पुष्कर, सन्यासी बन गया जी। बाद में 1140 में लगभग मर जाता है। मर जाने तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, लेकिन अभी आप इसे नोट करेंगे। ठीक भाई।